नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर वर्तमान में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको मिलवाने लेके जा रहा हूँ एक ऐसे शिक्षक से जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो रियल शिक्षक होते हैं, जिनको हम गुरु कहते थे। आपने सुना होगा, कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो जो भाव था ना कि भगवान और गुरु एक साथ जब खड़े हो गए, तो कबीरदास जी भगवान के पास गए, लेकिन उनके पास उन्होंने शीश नहीं नवाया, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भगवान मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने दर्शन दिए हैं, मैं आप तक पहुंचा हूं, लेकिन मैं नमन करूंगा और वंदन करूंगा अपने उस गुरु का। और वो चले गए अपने गुरु की तरफ। भगवान भी देखते रह गए। जब गुरु के सामने खड़े हुए तो उन्होंने गुरु के को शीश नवाया और कहा, हे गुरुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अपने भगवान तक, अपने आराध्य तक नहीं पहुंच पाता। ये दो लाइनें वो हैं जो हमें अपने गुरु का महत्व बताती हैं। आजकल शिक्षक तो बहुत हैं, अध्यापक तो बहुत हैं, ज्ञान देने वाले अनगिनत हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं हर घर में, हर गली गली हर कोई ज्ञान देता है। लेकिन जिस ज्ञान की हमको रियल में आवश्यकता है, वो हमें मिल नहीं पाता। लेकिन हाँ, एक शिक्षक ऐसा है जो उस ज्ञान को, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। आइए मिलते हैं हम ऐसे एक शिक्षक से, आशीष नेगी जी से। चलते हैं हम, आइए आपसे भी बात करवाते हैं, मिलते हैं आशीष नेगी जी से। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम सब का मन था कि हम आपसे मिले। आप सभी का हार्दिक स्वागत रविंद्र। आशीष नेगी शिक्षण के साथ साथ वो एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज में छोटे छोटे बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए समर्पित हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं होती, या जिन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती। उनके लिए उन्होंने दगड़िया प्रयास के माध्यम से उन्हें समाज में उस स्थान पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन मंचों को देने का प्रयास कर रहे हैं जहां पहुंचने का सिर्फ एक बच्चे का सपना होता है। आशीष एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार हैं। वे किसी के भी शब्दों को मूर्त रूप, और वो भी ऐसा स्वरूप देने का मादा रखते हैं कि वो शब्द भी चकाचौंध महसूस करते हैं। आशीष नेगी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। पौड़ी की जो ऐतिहासिक रामलीला है, उसमें अधिकांश पात्र उन्हीं के द्वारा सजाए संवारे जाते हैं। मैं स्वयं जो रावण का अभिनय करता हूं, मेरा भी अधिकांशतः मेरा जो मेकअप होता है वो आशीष जी के द्वारा ही किया जाता है। आशीष उस प्रयास में लगे हैं दगड़िया के माध्यम से, जहां वे आजकल की भीड़ भाड़ वाली, आजकल का जो समय चल रहा है, जिसमें बच्चों को उनके माँ बाप भी समय नहीं देते हैं, जहां बच्चों के नाते रिश्तेदार खो से गए हैं, क्योंकि अधिकतर परिवार अकेले रहते हैं, वहां आशीष उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वे बच्चे एक साथ मिलकर कुछ इस तरह का कार्य करें कि वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने समाज से जुड़े रहें, और कुछ ऐसा भी करें कि समाज उनको देखकर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करे। आशीष की बहुत सारी खूबियां हैं। वे सरकारी शिक्षक के साथ साथ ऐसे शिक्षक हैं जो एक अलग सी अलग पूरे उत्तराखंड में जगा रहे हैं। उत्तराखंड के सुदूर गांव तक, जहां तक कोई पहुंचता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग शहरों की तरफ भाग गए हैं, गांव तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अपनी जो उनकी यात्रा है दगड़िया की, बहुत सारी लाइब्रेरियां उन्होंने खोल दी हैं। वहीं वे बच्चों को पेंटिंग भी सिखाते हैं, संस्कृति से परिचित भी कराते हैं, और दादा दादी, नाना नानी जो पहले इन बच्चों के दोस्त हुआ करते थे, आज बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, उनकी कहानियों से भी रूबरू करवाते हैं।
यह प्रयास आशीष नेगी को समाज में एक अलग ही स्थान प्रदान करता है। कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल अपने सभी दर्शकों की ओर से ऐसे शिक्षक को नमन करता है, उनका वंदन करता है और उनके इस पूरे प्रयास को सराहता है। आपकी दगड़िया लाइब्रेरी के बारे में बहुत सुना है, ये क्या है, जरा इसको बता दीजिए प्लीज। जो दगड़िया लाइब्रेरी है उसका मेन कॉन्सेप्ट तो यह है कि पढ़ने लिखने की संस्कृति हमारी बच्चों के बीच बनी रहे जी। और उसके साथ ही साथ ये है कि ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी हमारे कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को आपस में जोड़ते हुए। जरा दिखा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। तो अभी जो जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ लाइब्रेरी के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे पूरा आर्ट का वो है, जहाँ पे इस लाइब्रेरी में आर्ट लगी हुई है और विभिन्न स्टेट की ये आर्ट है और जो भी हमारे भारत और संस्कृति और हमारे पहाड़ी पेंटिंग्स आती है उससे रिलेटेड है। साथ ही जो आप जब इधर के आएंगे ये सारा वेस्ट मटेरियल का है, आप इसमें अच्छा हाँ ये जैसे ये हमने रणसिंगा बनाया है, ये देखिए। अच्छा, वेरी गुड है ना। तो जैसे आप ये रणसिंगा देखेंगे तो ये फोन का डब्बा है, फोन के डब्बे पे हमने ये गत्ते। फोन का डिब्बा है? हाँ ये देखिए फोन। देखिए आप लोग जो है फोन के डिब्बे को फेंक देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। और ये गत्ते और कपड़े से हमने रणसिंगा बनाया है। बहुत बढ़िया। ये आपका लोगो है सर? हाँ ये लोगो है दगड़िया स्टडी एंड आर्ट सेंटर पौड़ी गढ़वाल। क्या बात है, कितना बढ़िया है। देखिए ये शैम्पू के डब्बे हैं जो आप वो कर सकते हैं, ये शैम्पू के डब्बे हैं। ये पठाल है। अरे वाह, ये पत्थर है, पत्थर पे बनाया हुआ है। पेंटिंग है, ये हमारा एक देखिए आप लोग जो है चीता ढूंढते हैं, देखो इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल कर दिया भाई। वो मुखौटा है, वो भी टिश्यू पेपर और कपड़े का वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है। जी जी जी। हाँ तो ये वाला जो सेक्शन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की किताबें हैं। ये पूरी PCS IAS की जो तैयारियाँ होती हैं जी, उससे संबंधित सारी किताबें हैं। और जब आप इस साइड आते हैं तो ये बच्चों का सेक्शन है, जहाँ बच्चों के लिए इसमें हंसली, चुपकी, पैजीपी, ये गढ़वाली पाठ्यक्रम की किताबें हैं ताकि हम अपनी भाषा से जुड़े रहें। इस साइड पे आप जाएंगे तो ये बच्चों से रिलेटेड हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं जो नेशनल लेवल की पत्रिकाएं हैं। बहुत बढ़िया। और जब आप इस साइड जाते हैं तो ये कहानी संग्रह से लेकर और संस्कृति, सभ्यता और जो साहित्य है हमारा उससे रिलेटेड पूरा एक रैक है, ये पूरा इस साइड के लिए। जब आप ऊपर वाले सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि हम अक्सर पढ़ने लिखने की संस्कृति कम होती जा रही है, इसलिए हम कुछ कविता पोस्टरों के माध्यम से कुछ कविताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि वो चित्रों को समझें, इन कविताओं को समझें। ये एक आसान तरीका है बच्चों तक कविता पहुंचाने का, क्योंकि वो चित्र की तरफ आकर्षित होता है, साथ ही साथ उस कविता को भी पढ़ता है और समझता है चित्र के माध्यम से उस कविता को। जी सही कह रहे हैं सर आप। जैसे यहाँ पे आप अकाल एक कविता है, गिरीश सुंदयाल जी की कविता है और उन्होंने लिखा है कि रीति गास फीकी बगवाल हरचे रंग छूटे अंगवाल कह की खुद कह की जगवाल म्यारा मुल्क मन क्यों को अकाल। तो चित्र को लेट करती हुई गढ़वाली कविता। ये सर आपने बनाया सारे चित्र ना, ये सारी कविताओं पे जो रेखांकन है वो आपका है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। खैर आप तो महान चित्रकार हैं। ये सब महान तो नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में है। ये हमारे आशीष सर की लाइब्रेरी है, देखिए, जिसको उन्होंने दगड़िया लाइब्रेरी का नाम दिया है। ऐसी दगड़िया लाइब्रेरी जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी उन्होंने पूरे गढ़वाल में 3 खोल दी हैं। एक लगभग एकेश्वर में है, एक कलजी खाल में शायद खुलने वाली है, और ये पौड़ी की लाइब्रेरी है। कितनी दिव्य है देखिए।
उन बच्चों के लिए है जिनके पास सीखने की ललक है और जो सीखना चाहते हैं, केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज को, अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को, जिस संस्कृति को हम लोग भुला चुके हैं, और डिजिटल युग की बात करते करते हमारा ध्यान केवल और केवल फोन तक या सुनने तक सीमित रह गया है। जहां हम किताब पढ़ना भूल चुके हैं, वहां आशीष सर ने एक इतनी बढ़िया व्यवस्था केवल अपने संसाधनों पर खड़ी कर दी। देखिए, मैं इस समय रात के वक्त उनके इस लाइब्रेरी में पहुंचा हूं, इसलिए खाली है, लेकिन देखिए कुर्सियां बता रही हैं कि यहाँ पर बच्चे आते हैं और वो अपनी पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कितना बड़ा ये बच्चों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई हुई है। धन्य है आशीष सर। जहां आज जो युग चल रहा है, जिसमें कोई किसी से बात करने के लिए, कोई किसी पर 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वहां आशीष सर ने अपने संसाधनों से इस तरह से पहाड़ के बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार कर एक नई अलख जगाने का काम किया है। आशीष जी, आपका कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में आपका अभिनंदन है। जो कॉन्सेप्ट आपने दगड़ा के माध्यम से एक आम जीवन में जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जिनको हम डिजिटल बच्चे कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह आजकल के बच्चे फोन पर डिपेंड हो गए हैं। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो किताब पढ़ते ही नहीं और फोन पर ही जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, भगवान जाने वो शिक्षक कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसी को सुनकर अपने एग्जाम देते हैं। और खास बात ये भी है, नंबर भी आ रही है। लेकिन वो दौर है जब हमने किताबों के बीच अपना पूरा जीवन जिया है। क्या है ये दगड़िया, क्या कर रहे हैं इसमें? पहले तो आपका इस दगड़िया लाइब्रेरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद बहुत। आपने बहुत सही कहा कि आजकल जिस तरीके से एजुकेशन चल रही है, कई बार मुझे लगता है कि हम बच्चों को पेन ड्राइव बना रहे हैं, बिल्कुल, कि उसको हम उतना मैटर डाल रहे हैं ताकि उस मैटर को कहीं और वो फॉरवर्ड कर पाए। और कई बार आप देखेंगे कि गाँव में जो बुजुर्ग पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास इतना सारा व्यवहारिक नॉलेज है कि वो बहुत शानदार तरीके से अपने जीवन को जिया है, उसने लोगों को रास्ता दिखाया है। तो दगड़िया का कॉन्सेप्ट यही है कि जो ये बच्चे हैं, इनको हम अपने जो पूर्वजों की कार्य संस्कृति रही है और जो शिक्षा का असल मायने है, वो चंद किताबें या कुछ चंद प्रश्न नहीं है। वो जीवन जीने की शैली है। हम अपने जीवन में किस तरीके से नैतिकता से जुड़े रहे या किस तरीके से हम अपने जीवन से इंसानियत से जुड़े रहे, उस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके खासकर बच्चों के बीच ये काम हो रहा है। और पिछले लगभग 8-9 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं और इसके बहुत शानदार रिजल्ट भी आए हैं, ताकि बच्चे उस कार्य संस्कृति से जुड़ पाएं, हमारे सभ्यता, संस्कृति और जो शिक्षा के असल मायने उनसे जुड़ पाए। यही एक कॉन्सेप्ट है दगड़िया का। आशीष सर, आजकल का जो जमाना है, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि हम किताबों से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, ऐसे युग में जहां माँ बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 99% ले आए या हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक लाए, और बच्चे ला भी रहे हैं, उस युग में वो बच्चा किताब से या वो जो फिक्स सिलेबस है उससे बाहर निकले कैसे? क्योंकि उस पर तो बड़ा प्रेशर है। हाँ, तो इसके लिए सबसे जरूरी है जो हमारा जो समाज है और उसमें जो बहुत सारी एक्टिविटी पुराने टाइम पे होती आ रही है, जो आज के टाइम पे हमारे मतलब गढ़वाली में बोलेंगे तो हमारा गाँव गुठियार, यहाँ से वो सारी चीजें हटती जा रही हैं, जो बहुत कुछ सिखाती थी। और उसमें मेन जो था नॉलेज वो ये था कि आप मानवता से कैसे जुड़े रहे। भाई, आज आप एक शादी के लिए आप नजीमाबाद, कोटद्वार या बाहर से आप कारीगर बुलाते हैं, बिल्कुल, है ना। और एक टाइम ऐसा भी था कि 250-300 लोगों की गांव में बारात आती थी और पूरा गांव मिलके उनके लिए रोटियां बनाते थे, 500, 800 रोटियां। तो जो सामूहिक कार्य करने की एक संस्कृति थी, जब वो एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, तो हम अपने बच्चे को किताबी की नॉलेज से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन जो व्यावहारिक नॉलेज है, जो व्यावहारिक ज्ञान है, उससे हम उसको दूर करते जा रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। उसका रिजल्ट ये है कि आपका समाज दिन प्रतिदिन पतन की तरफ बढ़ रहा है ना। और ये शायद आपको दिख भी रहा होगा समाज में कि जो ये कार्य संस्कृति थी हमारी आपस में काम करने की, वो खत्म हो रही है। हम किताबी कीड़ा तो बन रहे हैं, लेकिन उस नॉलेज से, जो व्यावहारिक नॉलेज है, उससे दूर होते जा रहे हैं।
अच्छा, किताबी भी क्या है, किताबी हम सिर्फ सिलेबस से सिलेबस है, वो एक चैप्टर पढ़ा और उसके क्वेश्चन आंसर पढ़े। बिल्कुल। चैप्टर को भी हम उतना नहीं समझते जितना हम क्वेश्चन आंसर रट ले रहे हैं, तो वो आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाला, वो आपको अच्छे नंबर देगा। आशीष जी, दगड़िया में आप क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह से जोड़ पा रहे हैं बच्चों को, और वो भी नए बच्चों को? तो दगड़िया का मेन कॉन्सेप्ट तो ये था कि भाई हम किस तरीके से अपनी कार्य संस्कृति से जुड़े और अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए काम करें। तो बच्चों में जो पहला हमने नहीं, मेरा कहना ये था कि आपने बताया कि दगड़िया का कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब, क्योंकि आजकल का जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपने बच्चे को केवल किताब जो सिलेबस है उस तक सीमित रखना चाहते हैं, ऐसे दौर में जब बच्चे डिजिटल हो गए हैं, उस दौर में आप उनको फिर वापस गुरुकुल जैसी व्यवस्था में ला रहे हैं, वो कैसे संभव हो पाएगा? हाँ, अभी जो 8 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, जैसे देखिए बच्चा वो करता है जो बड़े कराते हैं या जो बड़ा कर रहा है, बच्चा वहीं से सीखता है। और बच्चा आपको मतलब आज की एजुकेशन ये है कि आपकी बच्चे की एबिलिटी क्या है। हम क्या कर रहे हैं, घोड़ा, खरगोश, कछुआ सबको एक रेस में दौड़ा रहे हैं, तबकि वो ठीक नहीं है। घोड़े की अपनी एबिलिटी है, सबकी अपनी एबिलिटी है, तो उन्हीं सारी चीजों को फोकस करके इस पे जोड़ा जा रहा है। जब हम आज से 8 साल पहले हम लाइब्रेरी पे कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को किताब से जोड़ना था। फिर हमने ये क्या कि हमने गांव-गांव जाकर कुछ नुक्कड़ नाटक किए, तो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं नाटक करने में, वो उस माध्यम से जुड़े। कुछ कविताएं लिखते हैं तो उस माध्यम से जुड़े, कुछ गीत गाते हैं तो उस माध्यम से जुड़े। कुछ लोग ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि यार हमें अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए, वो उस माध्यम से जुड़े। और धीरे 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 करके जब हमने बहुत सारे लोगों से उसकी बात कराई, हमने कई गाँव में जाके नाटक किए, फिर जो आगे से जो रिस्पॉन्स मिला उससे उनका मोरल और अप हुआ कि यार हाँ, हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और कुछ और अन्य बच्चों से कुछ अलग कर रहे हैं। जैसे राखी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, राखी का? हाँ, कि राखी आज से 4 साल पहले 5 साल पहले हमने एक राखी का कॉन्सेप्ट निकाला कि हम एक ऐसी राखी बनाएंगे जो हमारे ये जो असली है रक्षा सूत्र जो हमारा नौला है या है ना, जिसपे हमारा जो धार्मिक है किस्म से, उसके साथ लेते हुए साथ ही साथ उसको हम एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं। और उन राखियों को हम ऐसा राखी बनाते हैं आका अगर आप मिट्टी में फेंक दोगे तो उसके साथ मिल जाएंगी। उसमें कुछ बीज होते हैं जैसे जख्या के, जौ के, तो वो जब नीचे पड़ेंगे तो उससे कुछ पौधे भी उगाएंगे। मतलब राखी पे वो चिपके रहते हैं। हाँ, जैसे आजकल जो हम देखते हैं कि वो अलग अलग चीजें मोती लगाते हैं, वो नहीं। हाँ, वो नहीं। तो फिर ये क्या हुआ कि पहले तो हमने अपने स्तर पे किया उसको कि भैया आपस में हम बांधेंगे। फिर ये हुआ कि पहले साल हमने पेड़ पे राखियां बांधी कि एक पेड़ को हम अपना भाई मानेंगे और उसको पहले लगाएंगे, उसमें राखी बांधेंगे और वो मतलब हम उसको करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है, जिस बच्चे ने वो पेड़ उगाया होगा वो उस पे काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर हमने सोचा इसको थोड़ा सा और अप करते हैं। फिर हम लोगों से मिले, लोगों तक हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई चीजें कि भाई हम गाँव में, एक किशोर के गाँव में ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसका बेनिफिट हमें मिला कि करीबन 18 राज्यों में वो राखियां गई। 18 राज्यों में? बताइए आप। तो 17-18 राज्यों में वो राखियां गई। और दूसरा, हम इतनी राखियां बना नहीं सकते थे। हमारा काम था विचार को आगे पहुंचाना। फिर हमने वो राखियां बेची नहीं। हमने ये कहा कि यार आप इस राखी के बदले हमें बैग दे दीजिए, पानी की बोतल दे दीजिए, कॉपियां दे दीजिए, पेन दे दीजिए, ताकि हम कुछ बच्चों के एजुकेशन को हम उस पर लगा सकें। और इसका ये फायदा हुआ कि पहले साल हमने पूरे 10 बच्चों की एजुकेशन को पूरे साल भर के लिए दगड़िया ग्रुप ने उसका खर्चा उठा लिया। फिर अगली बार जोड़ा तो वो संख्या 26 पहुंची। आज की डेट में वो संख्या 40 के आसपास है। क्या बात कि हम उनका पूरा खर्चा उठा रहे हैं और सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट, दगड़िया वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी के माध्यम से जो आपने राखियां भेजी, उससे जो मिला या जो लोग जुड़े, है ना। तो इस माध्यम से फिर उन बच्चों को हमने गाँव से भी जोड़ा, बुजुर्गों से भी जोड़ा। अच्छा। मुझे याद है कि 2018 में हम पहला इगास महोत्सव कर रहे थे। मलेथा एक गांव है। मलेथा, बिल्कुल। एक किशोर के पास है। और हमने वहाँ की महिलाओं से बात किया, बहुत अच्छी महिलाएं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा गुरुजी आप आओ, हम आपके सहयोग पे आपके साथ खड़े हैं। तो उस पे क्या हुआ कि उस पर हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया। हमारा मेन था कि हम प्रत्येक घर से चावल, आटा और एक दाल उठाएंगे। तो सब ने सहयोग करके वो इकट्ठा किया। फिर वो महिलाएं बैठी, वो बच्चे बैठे,
फिर हमने साथ में मिलकर ढुंगले पकाए, है जो हमारे पारंपरिक हाँ, व्यंजन हाँ, में हाँ, आता है हाँ, हाँ, है ना। तो उन बच्चों ने भी देखा यार, अच्छा ये बुजुर्ग महिला किस तरीके से देखो भूसे के अंदर ढुंगले पका रही है, दाल उबाल रही है, फिर उसको साथ में बैठ के खाना। तो वो एक अलग प्रकार का अनुभव था। तो बच्चों को उन बुजुर्गों से जोड़ना, फिर उन बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुनना। ये है ज्योति, और ये जो है दगड़िया से जो है लगभग लगभग शायद 2018 से जुड़ी है। क्यों ज्योति, सही कह रहा हूँ? जी सर। क्या है ये दगड़िया, जरा बताओ तो। सर दगड़िया का कंसेप्ट जो था वो ये था कि जो हमारे सर हैं आशीष सर और जो स्टूडेंट हैं उन लोगों का ये एक ग्रुप है। और दगड़िया का कंसेप्ट ये था कि एक टीचर से बच्चे जो हैं अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम जो भी चीज़ें होती हैं हम एक टीचर से नहीं बोल पाते। तो वो चीज़, वो गैप जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है, उस गैप को हमने खत्म करना था, या उस गैप को हमने एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं आने देना चाह रहे थे सर। तो इसलिए इस ग्रुप का नाम दगड़िया ग्रुप रखा गया। इसमें किस तरह से जोड़ते हो तुम लोगों की, क्योंकि आजकल नया समाज है, नए तरह के लोग हैं, लोग भी डिजिटल हो गए हैं। क्या रहता है तुम्हारे साथ? तुम भी एक छोटी सी बच्ची, और तुम्हारे साथ के जो बच्चे जुड़ते हैं कैसे जुड़ पाते हो तुम उनको? सर जो एक दगड़िया ग्रुप है वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। सबसे मेन जो वो है वो लाइब्रेरी का है। आजकल जो बच्चे हैं उनका जो मेन मकसद है सिर्फ पढ़ाई है, और हर बच्चा पढ़ना चाह रहा है। हमारे साथ वो बच्चे अधिकतर जुड़े हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से जो कमज़ोर हैं, जो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाते या बाहर शिक्षा के लिए नहीं जा पाते। तो वो बच्चे हमारे साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हैं, क्योंकि वो बच्चे वो माहौल चाहते हैं जो उनको बाहर मिलना चाहिए, परंतु वो बाहर नहीं जा पाते। तो इस कंसेप्ट से भी बच्चे हमारे साथ अधिकतर तरीके से मतलब जुड़े हैं। और क्या क्या कर रहे हैं दगड़िया ग्रुप में, बताइए प्लीज। बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं। अगर आज के युग में इस तरह के शिक्षक अगर ऐसा भी कर रहे हैं अपने शिक्षण कार्य के बाद। हाँ, तो दगड़िया का फिर वही है कि दो जनरेशन को जोड़ना, दो जनरेशन को आपस जोड़ना। में काम करें। दूसरी बात, बच्चों को उस कार्य संस्कृति से जोड़ना। जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे हम दगड़िया फेस्टिवल कराते हैं, दगड़िया महोत्सव कराते हैं, तो हम सारी जिम्मेदारी बच्चों पे रखते हैं। अच्छा। हम मार्गदर्शन करेंगे, हाँ हाँ, मंच संचालन आप करेंगे, हाँ हाँ, आप निर्धारित करेंगे कि कितने महिला मंगल दल इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। उनको बैज अलंकरण कैसे हाँ, होना हाँ। है ना, प्राइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो सारा कार्यक्रम वही ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी लास्ट के कार्यक्रम में तो ये भी हुआ कि उन्होंने कम से कम 200 लोगों के लिए खुद ही बच्चों ने खाना भी पकाया, क्या बात है ना। और फिर उनको खिलाया भी। तो इससे एक मिलता है कि अगर आप बच्चों को दोगे ना, तो आपकी उम्मीद से ज्यादा करके ज्यादा आपको करके देते हैं, देंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि उसके फिर हम जगह जगह फिल्म फेस्टिवल पे काम करते हैं। एकेश्वर में हमने फिल्म फेस्टिवल कराया, लौली में एक बार फिल्म फेस्टिवल कराया, लेकिन जो बड़े स्तर पे हुआ वो पौड़ी में हुआ। एक त्योहार सुना होगा जिसको हम अयार पूछते बोलते थे, मुझे भी याद है मेरे बचपने में हम लोग गांव से इकट्ठा करते थे, हर घर से हम कुछ न कुछ मिलता था। दूर कहीं जाते थे, वहां फिर जो भोजन जो हम अनाज हमको मिला है उसका हम भोजन बनाते थे, उसको वहीं खाते थे। देखिए वो हमारी संस्कृति थी, हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किस तरह से जोड़ कर रखते थे और उसमें शिक्षा भी देते थे, जो हमने आज ना एकाकी जीवन हमने शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में बच्चों की के बारे में सुनने को मिलता है कि बच्चे ने ऐसा कर दिया, बुरा कर दिया, आत्महत्या कर दी, ये कर दी। ये पहले कहाँ था? पहले बच्चा खुश रहता था, पहले उसके दोस्त थे, उसके मित्र थे, उसके दादी थे, दादा थे, नानी थे, नाना थे, बहुत सारे रिश्ते थे। आज बच्चा अकेला है क्योंकि माँ बाप दोनों नौकरी पे चले जाते हैं, उसके पास केवल एक फोन होता है। उस फोन में उसको किस तरह के लोग मिलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों बोलते? बिल्कुल। लेकिन हाँ, आशीष सर जो कर रहे हैं वाकई मुझे भी लगता है कि आज के जमाने में इस तरह की सोच रखना और उन बच्चों के लिए जो आने वाला भविष्य है उसके लिए इतनी अच्छी सोच रखना। सर आप हैं तनु, और आपको यहाँ पर 6 महीना लगभग हो गया जो मुझे जानकारी मिली है, सही कह रहा हूँ? यस सर। क्या सीखा 6 महीने में? सर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, और हमें उनसे सीखने को मिला है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बली सिंह चीमा जी मिले। फिर जब 23 अप्रैल को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का मतलब जो दिवस था, तो उस दिन यहाँ पे मैम आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने हमें उनके बारे में बताया,
उनके स्ट्रगल के बारे में बताया, तो इससे हमारी बेहतर सोच हुई। मतलब पौड़ी को हमने अच्छे से समझा, उत्तराखंड को हम अच्छे से समझ रहे हैं। पांडवास का ग्रुप आया था, उन्होंने हमें अपने कल्चर के बारे में बताया, उससे हम अच्छे से कनेक्ट हुए। उनके जो गानों में जो मतलब गढ़वाली शब्द हैं उनसे हमने रिलेट किया, बहुत कुछ सीखा। और इस लाइब्रेरी के माध्यम से हम मतलब जैसे नगर पालिका में कुछ टाइम पहले महोत्सव हुआ, तो वहाँ पे स्टार गेजिंग प्रोग्राम हुआ, उसमें हम सब पूरा ग्रुप हमारा गया था और बर्ड वॉचिंग किया। तो मतलब बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तक आपके इस अभियान से लगभग कितने बच्चे जुड़े होंगे? अब ये अगर सक्रिय तौर पे कहेंगे तो पूरे एकेश्वर और कल्जीखाल या आपके पौड़ी में लगभग हमारे 70-80 है जो एक्टिव है। एक्टिव है, बिल्कुल। एक्टिव है। हाँ। और जुड़ने के लिए तो उसकी कोई संख्या नहीं है मेरे अच्छा, पास। उसकी कोई हाँ, संख्या क्योंकि नहीं है। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं, हाँ। कई कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम कहा आप जुड़े हुए, आप लाइब्रेरी की यूज कर सकते हैं। अगर आपके गांव में आपको लगता है कि बुक कॉर्नर बनना चाहिए, आप कीजिए। अभी कुछ गांव में हम काम करने जा रहे हैं जहाँ के अच्छा, बच्चे। मैंने आपके एक सृजन समता यात्रा के बारे में सुना है, वो क्या है? हाँ, सृजन समता यात्रा यही थी कि जो दूरस्थ गांव के बच्चे हैं, देखो शहर में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती बिल्कुल है, होती, हाँ। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं ना, उनके साथ उस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि हम जितने भी दूरस्थ गांव के हैं, उन गांव के बच्चों के साथ एक दिन की वर्कशॉप रखेंगे। हम पूरी एग्जीबिशन ले जाते हैं आर्ट से रिलेटेड, बहुत सारे प्रकार की कलाएं जो पूरे भारत में हैं, और साथ ही साथ कुछ साहित्य, कुछ कहानियाँ, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, आर्ट और जीवन का जो मिक्सचर है, क्योंकि कला बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। आप एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं कि आर्ट आपको किस जी, तरीके से जी, जानती जी। है। वो आपके इतिहास को समृद्ध करती है, आपके विज्ञान को समृद्ध करती है, हर विषय को समृद्ध करती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो बच्चा किस तरीके से अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता से जुड़े। तो इसमें हमने करीबन आज तक 4000 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके ओह! हैं, जिसमें हमारे दूरस्थ गाँव के स्कूल रहते हैं, जैसे भाई थैलीसैंण में तिरपालीसैंण का सौंठ विद्यालय है, बुंगीधार है, या इधर से आप चोपड़ा चले जाइए, या चमोली के देवाल में मंदोली है, मंदोली से हम होके आए, हम घाट से होके आए, हम टिहरी के दूरस्थ प्रताप नगर से होके आए, वहाँ के जो दूरस्थ एक कौशल गाँव है वहाँ से होके आए, उत्तरकाशी के हम जखोल से ऊपर फिताड़ी पड़ता है जो आज भी 7-8 किलोमीटर पैदल है, वहाँ पहुँचे। हम आपके चक्राता वाले बेल्ट में जो दूरस्थ गाँव है उनसे पहुँचे, और उन बच्चों के साथ कला पे, संस्कृति पे, सभ्यता पे बात करते हुए उनको कहानी से जोड़ना। हैं सतीश जी। सतीश जी कब से जुड़े हैं दगड़िया से? सर मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं अप्रैल में जुड़ा हुआ इस लाइब्रेरी ग्रुप में, और मुझे यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा लगा पढ़ने के लिए, इसलिए मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 महीने हो रहे, 3 महीने लगा, अप्रैल मई जून तक। घर में डांटते नहीं है कि पढ़ाई करनी थी और वहां बैठे हो? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। और सर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं नगर पालिका पौड़ी में अभी संविदा के पद पर कार्यरत हूँ, और इसी के साथ पे मुझे पढ़ाई का जो माहौल नहीं मिल पाया आज तक। और ये जो इनकी जो ये लाइब्रेरी ग्रुप है, इसका टाइम वगैरह इस सर ने बहुत अच्छा शेड्यूल कर रखा है कि तुम्हें अगर जब पढ़ना हो तुम पढ़ सकते हो, और ये चाबी खोलने का, ओपन ये बंद करने का, वो भी मेरे पास ही रहता है सर। और यहाँ मतलब आप अगर हम लोग जैसे 8-8 9-9 बजे तक कभी देर हो जाती है तो हम पढ़ सकते हैं, हमारा टाइम वगैरह सही मैनेजमेंट हो जाता है। जब कोरोना काल था तब एक चीज हमने देखी थी कि आपने कुछ कहानियां भेजते थे आप, और वो समय मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के पास कुछ नहीं था, उनको पढ़ने के लिए नहीं था, लेकिन आपने उस समय फेसबुक और शायद व्हाट्सएप का बड़ा इस्तेमाल किया, वो भी, और आपने बहुत सारी कहानियां मैं सुनता था उस समय। वो क्या था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ, वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जब ये निर्देश हुआ कि भाई आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, अब ऑनलाइन में क्या हो रहा था कि आपके पास हर जगह संसाधन नहीं है, बिल्कुल। हर जगह नेट नहीं है, तो आप इजी तरीके से कम एमबी में आप क्या पहुंचा सकते हैं। हाँ। तो बस उसी दौरान एक आइडिया आया, क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, यार क्यों ना कुछ कहानियां बोल के करे। और वो कहानी सीरीज लगभग 150 से ज्यादा कहानियां व्हाट्सएप के माध्यम से मेन था, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने भेजनी शुरू करी। वो भी करीबन 15-16 राज्यों से उसके हमारे पास रिव्यूज आए। हाँ, कि यार ये कहानी बहुत शानदार है। हाँ। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट मेरा था लोक कथाओं पे, लोक कथाओं कि जो दादा नानी की कथाएं होती है तो बच्चे कैसे रिलेट करेंगे। फिर उसमें कुछ हिंदी साहित्य की कहानियां ऐड होती रही,
और लगभग उसमें हमसे कम से कम 15-20 12 14,000 का जो मेरे पास अभी आंकड़ा है, 14,000 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जुड़े और वो कहानियाँ फिर वो कई रेडियो स्टेशनों से भी चली। तो कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है और भाई दादा और नाती का जो संबंध है वो कहानियों से होता है कि दादा अपने नाती को पलंग में लटा के कहानियां सुनाता है, तो वो जनरेशन गैप को कम करता है। बिल्कुल। और आज ना वो दादा दादी नाना नानी के जो किस्से वो खत्म हुए हैं, उसने आज अपने जो नाती पोते हैं वो रिश्ता भी खत्म कर दिया है, क्योंकि वो एक जुड़ाव था, वो एक लगन थी अपने दादा से जुड़ने की, अपने नानी से जुड़ने की, अपने नाना से जुड़ने की। और बच्चा जब उन कहानियों को सुनता था तो वो साथ साथ एक सपना भी देखता था जीवन का, जो उसे सिखाती भी थी, उसको मॉरल सिखाती थी। आज हम कहते हैं कि फला बच्चा मेरे सामने से गुजरा लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसको नमस्ते करना नहीं आता है, उसको वो बच्चों को अपने सिखाया क्या है। हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इज्जत करे, हमको प्रणाम करे, हमारे पांव छुए, हमको इज्जत दे, लेकिन खुद हमने उसको कुछ नहीं सिखाया। उम्मीद हमें लगता है आज जिस तरह से आशीष सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आशीष सर, मैंने देखा है, एक आपको कई बार सुना है और देखा भी आपको, आप बहुत सारे विद्यालयों में जाते हैं और वहां जन्मदिन मनाते हैं, वो क्या चीज है? हाँ, वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया कि मेरी बेटी का दूसरा बर्थडे था और अक्सर हम बर्थडे में क्या करते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये तो ऐसे खर्च कर देते हैं। फिर ये आया कि आपकी बेटी यानी विप्लवी विप्लवी। हाँ। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट आया, फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया कि मैंने कहा ये बर्थडे क्या हम किसी स्कूल में मना सकते हैं, खासकर उस स्कूल में जिसका टीचर बहुत एक्टिव हो अपने बच्चों के लिए। तो खैर वो हमेशा साथ रहती हैं और उनका हाँ ये तो बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर हमने शुरुआत करी और आज इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास करीबन 40-45 लोग ऐड हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो ये हुआ कि हम उस पे वर्कशॉप करते थे, लेकिन अब मेरे लिए भी संभव नहीं है, मुझे इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। हाँ। तो फिर हमने क्या किया कि हम स्कूल चूज करते हैं, हम पूछते हैं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तो हम एक केक पेस्ट्री बच्चों को खिलाते हैं, उनको बैग। तो जगह जगह से लोग जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप बताइए स्कूल को क्या ज़रूरत है। अब जैसे बरसात में कुछ आने वाले हैं, तो अभी 2 बर्थडे ऐसे आ गए हैं जिन्होंने बोला हम छाता दे देंगे, बरसाती दे देंगे। तो वो एजुकेशन के साथ उस बर्थडे के कॉन्सेप्ट को जोड़ना और साथ साथ जो दूरस्थ गाँव के बच्चे हैं जिनको शायद जो अभाव में जो उस अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जहाँ फीस के लिए भी जद्दोजहद है, बिल्कुल। तो वहाँ पे बैग उपलब्ध कराना या वो करना। और दूसरी बात ये भी है कि ये शायद जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ आशीष की वजह से नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो खड़े हैं, शायद इसलिए हम कुछ कर पा रहे हैं ना, तो अकेले तो कुछ भी नहीं होता। अतुल, आजकल का नया जमाना है, नया दौर है, कैसे अपने साथियों को कह पाते हो कि मैं दगड़ा के साथ जुड़ा हूं? अतुल, आशीष सर के बारे में क्या अगर मैं कहूं कि कुछ कहो तो क्या कहोगे? सर वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, बट अभी अगर शब्दों का विराम लगे तो कुछ चीजें कहूंगा मैं सर के बारे में। जैसे सर की मेंटेलिटी है ना कि हर किसी को अपने साथ लेके चलना या एक अच्छा समाज के तौर पे देखना, समाज को विकसित करना। तो उस तरह से सर ने एक ये दगड़िया लाइब्रेरी खोली है और इसी तरह जिस तरह से सर सोचते हैं उसी तरह से हम लोगों की मेंटेलिटी भी है। जैसे सर काफ़ी मतलब एक बहुत जगह काम करते हैं, जैसे किताबें डोनेशन करते हैं और काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, फाइनेंशियली हो गया, बहुत टाइप में हो सकता है वो। तो ऐसे ही सर हमें मतलब ऐसी काफ़ी फंक्शन होते रहते हैं जहाँ सर हमें बताते हैं कि इस तरह से हमें करना चाहिए। आशीष जी से बात करते करते ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें अभी शायद उनके मन के अंदर हैं जो उन्होंने बताई नहीं है। जितना उन्होंने बताया है वो इतना ज्यादा है कि आज के युग में जहां हम जन्मदिन जैसा हमने उत्सव उसको रूप दे दिया है, आज हम इतना बड़े बड़े होटलों में अपना जन्मदिन मनाते हैं, सैकड़ों लोगों को बुलाते हैं, अपना बहुत ज्यादा धन केवल ये दिखाने के लिए कि मैंने जो है अपने जन्मदिन पे इतना पैसा खर्च किया, इसमें ही हम मगन हो जाते हैं। लेकिन आशीष जी ने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। आइए अपने जन्मदिन को उत्सव होटल में के बजाय किसी स्कूल में मनाएं। वहां वो बच्चे जो इतने बड़े उत्सव का कभी हिस्सा नहीं बनते हैं या नहीं बन पाते हैं, वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपको आपसे मिलकर आपके बच्चे के लिए
कुछ न कुछ अच्छा जरूर कहेंगे। और बच्चे जब किसी बच्चे के लिए कुछ कहते हैं ना, वो दिल से कहते हैं कि बच्चों में भगवान होते हैं। शायद स्कूलों में वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिनके साथ जन्मदिन मनाते हैं आशीष जी नई परंपरा के साथ, वो एक सुखद अनुभव। मैं भी प्रयास करूंगा कि अगर ऐसा संभव हुआ तो मैं भी ऐसा करूं। और मैं अपने अपने सभी दर्शकों से कहूंगा, आप भी जब भी समय मिले आशीष जी से जुड़िए और उनके इस अभियान का जरूर हिस्सा बनिए। आशीष जी, आप शिक्षक हैं, आप नौकरी भी करते हैं, आपका परिवार भी है, उसके साथ आप समाज के लिए इतना बड़ा समय निकालते हो। हाँ, एक बात मैं भूल गया, आशीष जी बहुत बड़े चित्रकार हैं, बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। आपने मुझे रावण की भूमिका में देखा होगा, मेरा मेकअप आशीष जी करते हैं। इतना सब कैसे समय निकाल पाते हैं आप? मैंने जो कहा ना कि आशीष सिर्फ अकेला नहीं है, आशीष के पीछे बहुत सारे लोग हैं। मेरे फैमिली मेरे सपोर्ट में है। भाई जब हम सृजन संध्या यात्रा कर रहे थे, कम से कम हमें 1 महीना चाहिए होता है उस बिल्कुल। यात्रा के लिए। तो महावीर बिष्ट जी हमारे निदेशक हैं, निदेशक बहुत सपोर्टिव हैं, क्रिएटिव हैं। बिल्कुल। उन्होंने सपोर्ट किया, उसमें विकास बड़ताल जी हो गए, सुदर्शन बिष्ट हो गए, आप जैसे लोग जो जिसने मुझे सिखाया है, वो सारे लोग उस पूरी प्रक्रिया में है। तो वक़्त निकालना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि सब अपनी एक जैसे सोच के हैं। तो इसलिए हाँ, हम वक़्त किसी मूवी को देखने में ज़ाया नहीं करते। वो वक़्त ये है कि हम इस लाइब्रेरी में आके बच्चों के साथ कुछ बात करें। ये जो बच्चे हैं जिनको हम एक बार बोलते थे कि बेटा रक्षाबंधन आने वाला है, हाँ सर तैयार हैं। तो हम तो सिर्फ़ बोलते हैं, बाकी काम करने वाले काफ़ी लोग हैं जो पीछे से खड़े हो जाते हैं, कर लेते हैं। ये थे हमारे साथ आशीष जी, आशीष नेगी। इन्होंने एक मिशन शुरू किया है। मिशन है अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी सभ्यता से जुड़ने का, अपने उन बच्चों के जो एकाकी जीवन जी रहे हैं उन्हें समाज का हिस्सा बनाने का, उस संस्कृति को जो बड़ी सुखद थी इन पहाड़ों की गलियों में, खेत खलिहानों में, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो गई है, बंजर जैसी हो गई है, उसमें फिर लहराते खेत खलिहानों के बीच में वो संस्कृति फिर जीवंत हो जाए। इस अभियान में हम भी जुड़ें, आप भी जुड़ें। इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा। और कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।